सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। जैसा कि सभी को पता है, मेरा नाम मुकेश पुखराज है और यहाँ पर हम 50 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। अगर आप यूपीएससी प्री 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन एंड लॉजिकल गैस पे काम करते हैं, पीवाईक्यू के ऊपर आप काम करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप बाकियों से कम 13 से 15 सवाल ज़्यादा सही करके आएंगे। यानी कि कम से कम आप 30 नंबर का एक्स्ट्रा मार्जिन एग्जाम में ला सकते हैं। और वो कैसे, इसके लिए आप एक बार क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब आप यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है कि एग्रीकल्चर में इसमें से क्या है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के रूप में गिना जाएगा। अब किसी को भी नहीं पता कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है, एग्रीकल्चर में है या नहीं है। इतनी डिटेल में कोई भी व्यक्ति इकोनॉमी को नहीं पढ़ेगा। अब हमारे पास में जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अतरंगी दिए हुए हैं और 6 ऑप्शंस दिए हैं। नॉर्मली इस क्वेश्चंस को कोई पढ़ेगा, डरेगा और क्वेश्चंस को छोड़ देगा। पर हमें क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखना कि यूपीएससी में जब भी आपको एग्जामिनर कोई सवाल पूछता है तो प्री में खेल इतना अच्छा है कि प्री में क्वेश्चंस और आंसर हमारे सामने होते हैं। हमें सिर्फ इस गलत ऑप्शंस को चुनना है और अगर हम उस गलत ऑप्शन तक जा पाते हैं तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक बार आप ऑप्शन नंबर 1 को पढ़िए। पूछा क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है, और ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर ऑल क्रॉप्स। अगर आपने थोड़ी बहुत भी इकोनॉमी पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सभी क्रॉप के लिए नहीं है। ऑल क्रॉप का मतलब क्या समझ रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्रॉप्स। ऑल क्रॉप्स एग्रीकल्चर में तो बहुत कुछ उग जाता है, खरपतवार भी उग जाता है, जो एक्स्ट्रा नहीं उगाया वो भी उग जाएगा। तो क्या गवर्नमेंट सभी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी देगी? नहीं। और अगर आपको थोड़ा बहुत फैक्ट भी पता है तो आपको पता होगा कि एमएसपी टोटल 22 जो आइटम है उनके ऊपर ही दिया जाता है। खैर आपको फैक्ट याद नहीं है, फिर भी लॉजिक तो आपके पास है ना, कॉमन सेंस तो आप यूज कर सकते हैं कि ऑल क्रॉप यहाँ पे यूपीएससी ने क्यों दिया। ऑल क्रॉप कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट क्या सभी क्रॉप के ऊपर एमएसपी दे सकती है? इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 को कट कर देते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, ये गया और ये गया। सी नंबर से आंसर था इसका। आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं, पर असल में हमें इतना जरूरत होती नहीं है। और ऐसा ये नहीं है कि आप एग्जाम में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप 2020 का पेपर अगर आप देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि देखिए, अगर आप सिर्फ 61 से आगे की मैं आपको गिनवाता हूँ, ठीक है। अब खैर आगे देखते जाएंगे, टाइम हो जाएगा, फिर भी एक बार गिन ही लेते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, फिर दो, 2 नंबर, उसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद में 13, 14, 15, 16 और 17, और उसके पीछे भी है क्या, और 18। तो आप देख सकते हैं हमने 64 से 100 के बीच में करीब 18 सवाल वो हैं जिनको हम एलिमिनेशन से सही कर पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, ऑलरेडी मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसी वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, 98 वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन को करवा दिया क्या हमने, शायद नहीं करवाया है, फिर भी एक बार इसको पढ़ लीजिए। सवाल क्या पूछा जा रहा है, 36% ऑफ द इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग सवाल किसके रिगार्डिंग पूछा गया, 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज द ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपको नहीं पता इसके बारे में पूछ क्या रहा है, कुछ भी नहीं पता, बट स्टिल अगर आपने पीवाई को लगाया तो आपको पता होगा कि यूपीएससी ने जब भी किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट फिगर एग्जैक्ट फैक्ट पूछा है तो वो ऑप्शन गलत होता है। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को काट देते हैं तो आपके पास में ऑप्शन बचता है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 को काट देते हैं तो आपके पास में ऑप्शन बी और सी बचता है। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन वर्ल्ड। आपको ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है क्या, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, भारत में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ग्राउंड, हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन इतना क्यों करें, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है।
एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि इसको आप सही मान के चलेंगे कि विश्व में अगर कंपेयर करेंगे तो भारत में पानी की कमी है, किल्लत है। तो उस आधार पर अगर आप जनरलाइज भी मान के चलते तो आप ऑप्शन नंबर बी तक पहुंच पा रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक नहीं। ऑलरेडी ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका है, तीनों क्वेश्चंस मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिए थे, ठीक है। और अगर अपन इसको करते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। 90 नंबर वाले क्वेश्चंस को, 91 नंबर वाले को, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फर्टिफिकेशन इन द एग्रीकल्चर। फर्टिफिकेशन एग्रीकल्चर में क्या क्या फायदा है वो देखना है आपको, ठीक है। आप एक बार ऑप्शन नंबर 1 को नहीं, आप सीधा ऑप्शन नंबर 2 को पढ़िए। efficient application of rock phosphate and the all other phosphatic fertilizer is possible। क्या लिखा हुआ है? all other phosphatic fertilizer are possible। अब आप ये देखिए कि आपको फर्टिफिकेशन का क्या फायदा ये नहीं पता है, पर आप ये देखिए कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, साइंस एंड टेक में वो बता रहा है कि उसको यूज करने से फॉस्फोरस से निर्मित होने वाले जितने भी फर्टिलाइजर हैं उसका पॉसिबल हो सकता है। अब फॉस्फोरस से तो बहुत कुछ बन सकता है, क्या उसको अपन डायरेक्ट एग्रीकल्चर में यूज कर पाएंगे क्या फर्टिलाइजर के रूप में? नहीं। तो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख रहा है, ऑल अदर। आप इसके माध्यम से अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को काटते हो तो आप आराम से ऑप्शन नंबर 2 को काटने के बाद सी तक पहुंच पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि एलिमिनेशन में आपको किसी एक गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है, सिर्फ एक गलत स्टेटमेंट को, और आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए हमने इस सीरीज में टोटल अभी तक 15 वीडियो बना दिए हैं। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, और उन वीडियो को देख के आप अपने इस जो लॉजिकल कैसे है, लॉजिकल रीजनिंग है, उसको आप और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। दूसरी बात, इस चैनल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ पर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको है ना कसम दूंगा आगे से, ठीक है, अगर आप यूपीएससी प्री में सच में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं और अगर आपको इन वीडियो से हेल्प हो रही है और उसके बाद में भी आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए फिर बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। हंसी मजाक में बात कर रहा हूँ, पर मुझे बुरा लगता है कि आप लोग देखते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं। ये जो वीडियोज मैं आपको बना के दे रहा हूँ ना, इन्हीं वीडियोस को बहुत सारे कोचिंग्स वाले, मैं किसी बड़ी कोचिंग का नाम लेना नहीं चाहूँगा, आपको खुद पता है, अगर आपको समझदारी है तो आपको पता होगा कि वो सारे टीचर्स इन्हीं कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। इवन वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन टेक्निक है क्या, एक लॉजिकल गैस, यहाँ पे कोई ट्रिक का नाम नहीं है। उन लोगों ने क्या कर दिया है, ट्रिक का नाम दे देंगे, ये वाली ट्रिक है, इस ट्रिक का ये नाम है और इसको हर जगह पे यूज़ करना है। अरे भाई आप किसी भी ट्रिक का नाम कैसे दे सकते हैं? लॉजिकल गैस है, आप एग्जाम में सवाल करने बैठेंगे वो लॉजिक वहाँ पे लगेगा, और वो लॉजिक कैसे लगेगा जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे। इवन वो काफ़ी लोग तो मिसगाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक हेल्दी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद में भी आप लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है ना। हम भी इंसान के बच्चे हैं तो बुरा लगता है हमें भी। खैर ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 36 को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, दालों के प्रोडक्शन के बारे में पूछा है। अभी हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, फिर भी एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं। एक तो मैंने है ना जब पूरा पेपर अभी सॉल्व किया था थोड़ा टाइम पहले, तो मैंने इनको ऑलरेडी हमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीटिंग हो जाती है। एक बार आप ऑप्शन नंबर 1 को पढ़िए। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रवि क्रॉप। जो ब्लैक ग्राम है, ब्लैक ग्राम को क्या बोलते हैं, उड़द की दाल बोलते हैं ना। उड़द की दाल जो होती है वो खरीफ और रबी की फसल दोनों में उगाई जा सकती हैं। हमें नहीं पता है, एक बार के लिए इसको होल्ड करते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। अब आप ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 को पढ़िए। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियर बाई हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। जो ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, जो मूंग की दाल है ना, जो भारत में टोटल जितनी भी दाल होती है उसका करीब 50% सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल से आता है। अब आपको यहाँ पे चौक जाना है, जब भी यूपीएससी कुछ इस टाइप में पूछता है ना, नियर बाय हाफ, काफी लोग बताते हैं कि नियर बाय पूछा है तो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दिया है। हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया है, हमें यहाँ पे कॉमन सेंस को यूज करना है। आप देखिए क्या दिया है, मूंग की दाल जो कि अकेली 50% से ज्यादा प्रोडक्शन का हिस्सा है। अब आपको एक कॉमन सेंस ये लगाना है कि आप लोग दाल खाते हैं, घर में दाल तो बनती होगी ना आपके, कितनी बार मूंग की दाल बनती है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना आप, ठीक है। मूंग की दाल कौन सी पता है, वो छिलके वाली दाल होती है जो मूंग की दाल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। घरों में आप देखेंगे कि यूजुअली मूंग की दाल नहीं बनती है। चलो ठीक है, आप नॉर्थ इंडिया में एक बार के लिए साउथ की बात करते हैं। साउथ में दाल मैक्सिमम किसके रूप में खाई जाती है, सांभर के रूप में। और सांभर क्या मूंग की दाल का बनता है? नहीं। सांभर किसकी दाल का बनता है, क्या नाम होता है उसका, तुअर की दाल होती है। कमेंट करना जितने भी गर्ल्स नहीं, जितने भी लोग कुकिंग का शौक रखते हैं, ठीक है, गर्ल्स बॉयज जिनको भी कुकिंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, वो लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सी दाल होती है सांभर में, ठीक है। मुझे जहाँ तक पता तुअर की दाल होती है, ठीक है।
अब आप ये देखिए पूरा साउथ इंडिया तुअर की दाल खा रहा है सांभर के रूप में। तो आप ये देखिए कि जब आधे से ज़्यादा भारत तो मूँग की दाल खा ही नहीं रहा है, तो 50% से ज़्यादा मूँग की दाल कैसे हो सकती है? दूसरा कॉमन सेंस, चने की दाल। मैक्सिमम लोग बिहार में सत्तू खाते हैं, चना ज़्यादा खाते हैं वो लोग, ठीक है? बिहार, यूपी में, ठीक है? साथ में मटर, मटर पूरी सर्दियों में हम खाते हैं। तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि पल्सेज में ये लोग ये तो और ज़्यादा हो जाएँगे ना। अगर मूँग को अपन देखेंगे तो यूजुअली मूँग अपन नहीं खा रहे हैं। तो सिर्फ कॉमन सेंस भी अपन यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा कि 50% से ज़्यादा अकेला मूँग होगा, तो बाकी दालों का नंबर कब आएँगे? कभी नहीं। और अगर थोड़ा फैक्ट के बेस पे बात करेंगे तो मूँग की दाल अराउंड करीब 15 से 20% ही है, ज़्यादा नहीं है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। बट स्टिल अपन कॉमन सेंस से इसको अगर काट देते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर 2 को काटा, ऑप्शन नंबर 3 को काटा, ऑप्शन नंबर डी को काटा, फिर हमारे पास में बचता है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? और इसके साथ में एक और कॉमन सेंस आप ये भी लगा सकते हैं। एक बार आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 को पढ़िए। इन द लास्ट 3 डिकेड while the production of the kharif pulses has increased, the production of the rabi pulses has decreased. अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं भी बिलोंग तो नहीं करता, पर कभी-कभी अपने मतलब गाँव में जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ, मतलब मेरे जो अंकल वगैरह हैं वो लोग बोते हैं, ठीक है? तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि जब सर्दी का मौसम आता है तब दाल उगाई जाती है, ठीक है? नॉर्मली, ठीक है? और थोड़ा कॉमन सेंस आप ये भी लगा सकते हैं, मटर कब आते हैं? सर्दी में आते हैं कि गर्मी में आते हैं? सर्दी में आते हैं। तो यूजुअली आप देखेंगे कि जो दाल वगैरह होती है ना, वो यूजुअली सर्दी में ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो खरीफ की फसल है, उसमें जो दाल उगाई जा रही है वो तो बड़ी है, और जो रबी की फसल यानी कि जो सर्दी में उगाई जा रही है वो घटी है। अरे भाई कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ी बहुत आप एग्रीकल्चर के नॉलेज को यूज़ करो, अपने आस-पास में नॉलेज को देखो, तब आपको पता चलेगा कि सर्दियों में ही दाल उगाई जाती है। गर्मियों में तो बहुत रेयरली दाल उगाई जाती है, ठीक है? बहुत रेयरली। तो आप यहाँ से भी कॉमन सेंस लगाते हो तो आप ऑप्शन नंबर 3 को काट सकते थे। ऑप्शन नंबर 1 तक आप ऐसे नॉलेज को, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए। आई थिंक अच्छा तो लगा ही होगा, है ना? लगा है तो आप कमेंट, लाइक, कमेंट जो भी करना है वो कीजिए, ठीक है? पर कीजिए, नहीं करोगे तो फिर देखना आप। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ-साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।